नमस्कार। वार्तालाप टीवी के दर्शकों का स्वागत है हमारी इस विशेष पेशकश एक मुलाकात में। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ में जुड़ी है वो है एसएन सिंह, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। धन्यवाद। सर, यूं तो अभी कुछ चीजें हैं, चलती रहती है चुनावी घमासान भी। अभी हम राजस्थान में भी देखने वाले हैं, हिमाचल और दिल्ली को भी हमने देखा है। उन सब की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक बार आपकी प्रोफाइल देखी तो आप हमेशा से शायद पॉलिटिक्स में नहीं थे। तो ये सफर किस तरीके से आपका रहा जो कि आप पॉलिटिक्स में आए और आज बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे हैं? क्या वाक चातुर्य आपका, क्या रणनीति आपकी इसमें काम आई? देखिए, पत्रकार जो है वो आधा पॉलिटिशियन होता है, क्योंकि वो भी समाज में रहता है जिस तरह से राजनेता रहते हैं। और 17 साल हम्म। पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव रहा मेरा। मैं 17 साल जी। पत्रकारिता में था। पुनः विदेश हम्म। मंत्रालय में एडिशनल पीएस रहा, विदेश राज्य मंत्री आदरणीय जनरल वीके हम्म। सिंह साहब का। और एडिशनल पीएस रहा हम्म। आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी का। तो जब जी। आप राजनीति क्या है, हम्म। क्योंकि जब राजनेताओं के बीच में आप रहते हैं, और मुझे लगता है कि यूपी बिहार से आते हैं, तो 90% तो राजनीति की शुरुआत आपकी वहीं से हो जाती है। तो इस हम्म। नाते भी आप मान के चलिए कि अगर हम पत्रकार हैं तब भी राजनेताओं के बीच में हैं, और जब मंत्रालय में नौकरी कर रहे थे तो भी आदरणीय मंत्री जी के साथ थे, तो भी राजनेता के साथ थे। तो कहा जाता है कि संगत से गुड़ होते हैं, संगत से गुड़ जाए। जब आप अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं, जिसके साथ में रहते हैं, उस तरह के गुण धर्म आ जाते हैं। और मुझे लगता है कि इस नाते मेरे मन में भी एक अभिलाषा सी आई कि क्यों नहीं इसमें भी प्रयास किया जाए। और अच्छा रहा प्रयास। आज मैं इतने पूरे देश नहीं, दुनिया की सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्टी का उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, उसका प्रवक्ता हूँ। सर, ये प्रवक्ता एक शब्द तो ऐसा है कि हाँ साहब प्रवक्ता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बहुत होती है, क्योंकि मुखर होकर के एक प्रवक्ता ही अपनी पार्टी की सारी इच्छा शक्ति हो गई या विचारधारा है उसको वो प्रेजेंट करते हैं। तो प्रवक्ता होने के साथ साथ कैसी जिम्मेदारी आप पे महसूस करते हैं? दूसरा, क्योंकि एक प्रवक्ता को ही आगे किया जाता है। मान लीजिए किसी भी तरीके के चुनाव नतीजे हम देखें, आज अभी हम हिमाचल की बात करेंगे या दिल्ली की बात करेंगे, जो एक निकाय चुनाव वहां पे हुए, वहां पे बीजेपी एक बड़ी पार्टी बन के आ रही है, लेकिन वहां पे नतीजे अलग। तो क्या प्रवक्ता की किस तरीके से जिम्मेदारी होती है और प्रवक्ता को किस तरह से डिफेंस करना होता है? और दूसरा सवाल ये कि इन नतीजों का असर हम क्या माने अभी बीजेपी की रणनीति को लेकर के? देखिए, दो चीजें समाज में होती हैं, और दो तरह के लोग होते हैं। कोई नकारात्मक सोच का होता है, कोई सकारात्मक सोच का होता है। प्रवक्ता जो होता है, जिस पार्टी का भी होता है, उसकी पार्टी में जो कार्य चल रहे होते हैं, जो उसकी सरकार कार्य कर रही होती है, निश्चित तौर पे जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी अच्छाइयों को बताएं। दूसरे क्या किए हैं उस बुराई पे कम ध्यान दें, हम अपनी चीजों को बताएं, क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जो विपक्ष के लोग हमारे सामने बैठे हैं, हम उनके प्रति जवाबदेह नहीं है। हम कितना भी अच्छे कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे वो हमारा विरोध करेंगे, और हमें ये देखना है कि गिलास में पानी भरा कितना, ये नहीं देखना है कि गिलास खाली कितनी है। तो निश्चित तौर पे जो सरकार होती है, जो सत्ता में होता है, वो समाज के लिए जन कल्याण की ढेर सारी योजनाएं चलाती है। और वो भी जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, तो गिनाने के लिए आपके पास इतनी सारी चीजें रहती हैं कि आप सकारात्मक चीजों को ही, बहुत सारी चीजों को गिना सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश की ही चर्चा कर लीजिए। एक बीमारू प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में अराजकता था, अपहरण था, जातिवाद था, क्षेत्रवाद था, संप्रदायवाद था। आज विकास की बात होती है, आज राष्ट्र की चिंता की बात होती है, उत्तर प्रदेश की खुशी और समृद्धि के लिए बात होती है, बड़े बड़े निवेश की बात होती है। तो मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारे चीज हैं कि आपने किस तरह से आवास देने का कार्य किया। एक गरीब को क्या चाहिए? पहले उसको मकान चाहिए। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वाधिक देश में आवास देने की कार्य अगर कोई सरकार की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उसमें बिजली चाहिए, बिजली का कनेक्शन देने का कार्य किया।
उसमें शौचालय चाहिए, शौचालय देने का कार्य किया। और गरीब अगर बीमार पड़ जाता है तो 5 लाख रुपए मुफ्त में गरीब को जो दवा देने की सुविधा अगर किसी सरकार ने किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किसान जो हमारे देश का आन बान शान है, जो हमारा अभिमान है, अगर उसके लिए भी कोई सरकार सर्वाधिक कार्य की, किसान सम्मान निधि देने का, किसान क्रेडिट कार्ड देने का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आज सड़कों का जाल उत्तर प्रदेश में बिछ रहा है। आप देखेंगे कि सभी तरह से एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से या जैसे भी पूरे विकास की गति को इस तरह से दिया जा रहा है, जिसमें ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र का विकास होगा और दूसरी तरफ नहीं होगा। अगर एक तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, दूसरे तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, तीसरे तरफ मेरठ से लेकर दिल्ली तक रेल बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर के काम हो रहे हैं, आगरा कानपुर में मेट्रो के कार्य हो रहे हैं। तो जब आप इस तरह के कार्य करते हैं तो प्रदेश की जनता को बताने, सुनाने और समझाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। और जो भी प्रवक्ता होते हैं वो अपनी सरकार की योजनाओं को इतने अच्छे तरीके से जनता के बीच में कैसे हम रख पाए, वही कार्य प्रवक्ता करते हैं कि अपनी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, जो अंत्योदय की परिकल्पना है, जो गांव गरीब के लिए हमारी सरकार कर रही है, उस बात को कैसे रखना है, इस चीज को रखते हैं। चलिए सर, मैं रोकता हूँ आपको यहाँ पे। अभी हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी जी की सरकार, ये रिपीट हुई सरकार। पहले विकास के वादे रहे, अभी एक नारा ही चल गया बुलडोजर वाली सरकार का। तो ये तो आप अगर हम इसको एक सार्कास्टिक वे में अगर हम देखते हैं तो बुलडोजर तो विध्वंसकार के काम आता है, वो तो किसी चीज को तहस नहस करने के काम आएगा। तो क्या मतलब कुछ एक चर्चाएं ये भी होती है कि राजनीति में कुछ विशेष लोगों को योगी सरकार की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है। क्राइम को हम बिल्कुल देखिए मानते हैं कि क्राइम का लेवल पहले से बहुत कम हो गया, लेकिन देखिए ये बुलडोजर की सरकार कदम का क्या ये पॉजिटिव है सरकार के लिए? और क्या कुछ दे, एक विशेष लोगों को टारगेट करके योगी सरकार कार्य कर रही है? देखिए संसार में जितनी चीजें हैं वो सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। और ईश्वर की बनाई हुई जो प्रकृति है, इसमें भी अगर किसी चीज को आप देख लेंगे, वही जल कहीं हम्म। फायदा पहुंचाता है और वही जल अधिक मात्रा में हो जाती है तो कहीं कहा जाता है कि इससे नुकसान हो गया, बाढ़ आ गया। इसी आग का कार्य जिस पे लोग भोजन पकाते हैं, और आग की बहुत सारी आवश्यकता है, लेकिन वही आग अगर हम्म। किसी के जंगल में लग जाए तो लकड़ियां जल जाती हैं, जंगल जल जाता है, किसी के मकान में लग जाए। यही बुलडोजर है। बुलडोजर हम हीरो की तरह उसको अपनाते हैं। और बुलडोजर की कार्रवाई हम्म। देखिए निरंजन जी किस पे होता है, बुलडोजर की कार्रवाई अपराधियों पर होता है। और एक मानक है, हम्म। अपराध शास्त्र में माना गया है कि अगर अपराधी पे आप कठोर दंड का विधान रखेंगे तो निश्चित तौर पे सभ्य समाज की परिकल्पना पूरी होगी। और जब सभ्य हम्म। समाज परेशान होगा, अपराधी स्वतंत्र होंगे, तो वो समाज अच्छा नहीं माना जाता है। इस दंड के विधान के तहत बुलडोजर चलाया जाता है। क्योंकि कई सरकारों में ऐसा होता था, किसी की जमीन को आप कब्जा कर लीजिए, किसी की दुकान मकान को आप कब्जा कर लीजिए, आपकी सरकार है, एसडीएम के यहाँ एक फोन करा दीजिए और वहां से एक छोटा सा स्टे ले लीजिए। फिर 100 साल तक आप मुकदमा लड़ते रहिए, उसमें कोई चीज नहीं होगी। और मैं कह रहा हूं ऐसे ऐसे अपराधी जो 16-16 100 करोड़, 24-24 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली है, और वो भी अपराध से अर्जित किए हैं, तो न्याय शास्त्र का, दंड शास्त्र का ये विधान कहता है कि जितना जल्द हो समाज में ऐसे व्यक्तियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और उस पे गरीब कल्याण की योजनाओं को ले आकर गरीबों के लिए आवास, गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज, वहां पे हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया जाए। क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में भय मुक्त समाज चल रहा है। और बुलडोजर की हम्म। कार्रवाई को लेकर हम जनता के बीच में भी गए थे 2022 के चुनाव में। जनता ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहा खूब चलाइए बुलडोजर, क्योंकि बुलडोजर साधारण आदमी पे नहीं चलता है, वो ये बुलडोजर हम्म। गलत आदमी पे चलता है। और जनता इससे खुश है कि जो आदमी दूसरे की जमीन को कब्जा कर ले रहा है, जो आदमी भय दिखाकर 1500-1500 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहा है, और अगर गैर कानूनी तरीके से भवन का निर्माण कर रहा है, और सत्ता के आड़ में संरक्षण के कारण 100-100 साल से वो अपनी चीजों को बना के रखा है, ऐसे लोगों पे बुलडोजर चलता है तो जनता इससे खुश होती है। कभी बुलडोजर का विरोध नहीं हुआ। और तमाम
ऐसे प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो भी अब बुलडोजर की कार्रवाई को सत्य मानने लगे हैं लोग, बुलडोजर की कार्रवाई को सही मानने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, सरकारी जमीनों पे कब्जा हो जाता था, कुछ सरकारों का नारा था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आज उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं होते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई के नाते आज सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले नहीं किया जाता है, पथराव नहीं किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जिस चीज से समाज का हित हो रहा हो, वह कोई भी कार्रवाई उचित है। लेकिन जिस कार्रवाई चलिए से सर ये। समाज का, साधारण जी। समाज का नुकसान हो, वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम्म। चलिए सर, ये निरंजन तो जी। रही बुलडोजर की कार्रवाई की हमारी बात, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो जो एक आम आदमी की जरूरत होती है वो होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इसके लिए योगी सरकार का क्या फॉर्मेट काम में आएगा, या क्या उनके कुछ नए अमेंडमेंट है जो आगे हो सकते हैं, इसके ऊपर कोई सरकार विचार कर रही है? क्योंकि अभी भी इस सब चीजों को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं यूपी इसमें अभी पीछे है। ऐसी बात नहीं है, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है। स्कूल चलो हम्म। अभियान की शुरुआत हो रही है। 1,30,000 जो प्राथमिक विद्यालय थे, सभी में ये हम्म। सुनिश्चित किया गया कि वहाँ अच्छा पेयजल हो, वहाँ शौचालय की समुचित व्यवस्था हो, वहाँ अध्यापक समय पर हम्म। आए, जबकि अध्यापक आते ही नहीं थे। और वहाँ पे हम्म। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से, आदरणीय जिलाधिकारी के माध्यम से, संबंधित हम्म। अधिकारियों के माध्यम से गांव गांव में भेजकर जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उनको स्कूल भेजने का कार्य हमारी सरकार ने किया। और आज इसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं। कोरोना कालखंड चलता है, जब बच्चे स्कूल आ पाने में असमर्थ हैं, तब भी सरकार इस तरह की योजना ले आई। टेबलेट के हम्म। माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की योजना ले आई कि किसी तरह से हम्म। शिक्षा बाधित न हो, क्योंकि शिक्षा ही देश का भविष्य होता है। हम जब हम्म। शिक्षित समाज की रचना करेंगे, सब लोग पढ़े लिखे होंगे, अपनी चीजों को जानेंगे, निश्चित तौर पे वो सभ्य समाज की रचना होगी। रही बात स्वास्थ्य की, आप देखिए बड़ी बड़ी बीमारियां आती थी। एक मस्तिष्क ज्वर आता था गोरखपुर के इर्द गिर्द, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस समय सांसद होते थे, और तभी इन बातों को लेकर लोकसभा से लेकर हर जगह उठाते थे। 1500 1600 लोग, कई हजार लोग मौत के मुंह में समा जाते थे। मुझे लगता है कि बिहार को भी अगर मिला लिया जाए तो प्रति वर्ष 20 से 25 हजार मौतें हो जाती थी। गोरखपुर के इर्द गिर्द अगर सब मिला लिया जाए, लगभग 150 किलोमीटर का एरिया उससे प्रभावित होता था। आज 3 साल हो गए, उससे कोई भी मौतें नहीं हो रही। आज उत्तर हम्म। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, सभी जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी गई है। और पीपी मॉडल पे 16 जो जिले थे 75 में से, जहां पे नहीं बन पाया था वहां पे भी मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। आज रायबरेली में एम्स, गोरखपुर में एम्स, इस तरह से एम्स, बड़े बड़े एम्स के निर्माण के माध्यम से भी स्वास्थ्य योजनाओं पे सरकार ने जो काम किया, गांव गरीब किसान की खुशहाली के लिए जो कार्य किया, और जो गरीबों के लिए 5 लाख रुपए मुफ्त की योजना चलाई कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दवा करा लीजिए, तो मुझे लगता है इससे बड़ी स्वास्थ्य की कोई योजना आज तक की सरकार ने नहीं किया जो हमारी सरकार ने किया। इसका निश्चित तौर पे सभी जाति धर्म के लोगों को लाभ मिला, क्योंकि ये जो सरकार चल रही है उसका सबसे सुंदर नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जो भी योजना हम लेकर आते हैं निरंजन जी, वो सभी के लिए लेकर आते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो योजना अमुक जाति के लिए, अमुक धर्म के लिए है और उसका लाभ मिलता है, क्योंकि सरकार जो होती है वो सबकी होती है। पार्टियों अलग अलग हो सकती हैं और लोगों का मत हो सकता है कि उनकी विचारधारा की हम इस पार्टी से, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, उसका लाभ सभी गरीबों को मिले, हम ऐसी योजना लेकर आते हैं और आगे भी लेकर आते रहेंगे। चाहे स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, बुनियादी ढांचे में विकास के हो। आप देखिए बड़े बड़े समिट कराए जा रहे हैं। हम 5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा गया था, लगभग 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ चुका है। जो फर्स्ट और सेकंड समिट हुआ था, पुनः हमारे सरकार के द्वारा सभी मंत्री और तमाम पदाधिकारी विदेश गए हुए हैं इस कोशिश में कि आने वाला फरवरी में जो समिट हो रहा है उसमें 10 लाख करोड़ का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। आज उत्तर प्रदेश में भयमुक्त समाज है और इस तरह की व्यवस्था चल रही है, लोगों को भरोसा है, तभी तो यहाँ पे लोग निवेश करने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी सरकार जैसी सरकार होनी चाहिए। और जो हमारा सबसे सुंदर नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे पे हम काम कर रहे हैं निरंजन।
नहीं, अभी आप बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट की, हम बात करते हैं, कुछ अभी बीच में कयास चल रहे थे कि फिल्म सिटी का भी वहां पे कुछ चल रहा है। जब पैसा आता है तो पैसा भ्रष्टाचार भी लाता है, कहीं ना कहीं एक मानवीय स्वभाव भी होता है। तो क्या योगी सरकार इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार होगा तो आम जनता का शोषण भी होने लग जाएगा, जो सुविधाएं हैं, जो हर तरीके की चीज उन तक पहुंचनी चाहिए, वो नहीं भी पहुंच पाएगी। तो इस तरह की चीज से बचने के लिए योगी सरकार किस तरह से मुस्तैद है? नहीं, अच्छी बात आपने निरंजन जी कहा। देखिए, हमारी सरकार ने एक सिंगल विंडो बना रखा है, एक वेबसाइट है। आप उस पे जाइए हम्म। और आप देखिए कि किस तरह के निवेश करना चाहते हैं। इस निवेश में कौन कौन सी सारी सुविधाएं हैं, किसमें आपको रियायत मिलेगी, उस छूट के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप उसमें निवेश करें। पहले की सरकारें क्या होती थी, उसको जमीन देते थे जो उनको बैकडोर से पैसे पहुंचाता था, जो उनको लाभ पहुंचाता था, उनको ये लाभ देने का कार्य करते थे। हमारी सरकार ने ऐसा नहीं, हमारी सरकार ने एक योजना बनाया और सब वेबसाइट पे डाल दिया। आज सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सबके हाथ में मोबाइल लैपटॉप है, वो सर्च करते हैं, देखते हैं, उनको अच्छा लगता है कि मुझे इसी चीज में निवेश करना है। निश्चित तौर पे सरकार के द्वारा लिखा है इसमें 30% छूट है, एक में 60% छूट है, किसी में 50% की रियायत है। और आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई के 30 दिन के अंदर अगर उसको एनओसी नहीं मिलती है तो ये मान लिया जाएगा कि आप पास हैं। आप बिना एनओसी के भी हम्म। चला सकते हैं। चाहे वो बिल्डिंग प्लान हो, नहीं अप्रूव्ड हुआ है, हायर की एनओसी नहीं मिली है, पॉल्यूशन की नहीं मिली है, सिंगल विंडो है। वो उनकी जवाबदेही और हम्म। जिम्मेदारी थी कि वो 30 दिन में ऑब्जेक्शन लगाएं कि आप डबल स्टेयर नहीं बनाए हैं या यहाँ इस तरह की जगह नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगाए हैं। अगर वो नहीं जवाब देते हैं तो ये मान लिया जाता हम्म। है कि आपका नक्शा पास है। इस तरह से भ्रष्टाचार रोकने की हजारों कोशिश हुई है। तीसरी, भ्रष्टाचार पे हमारी सरकार नकेल लगाने के लिए बड़ी बड़ी कार्रवाई की। तमाम लगभग 22 बड़े ग्रेड 1 के अधिकारी इस समय जेल की हवा खा रहे हैं, क्योंकि पहले की सरकारों में इसी नोएडा में रात को टार्च मार के दिखाया जाता था कि ये कौन से जमीन आप पसंद करेंगे। हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता है। और 66 महीने हम्म। हो गए, चुनौती देते हुए आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, सरकार पे कोई इस तरह का आक्षेप नहीं लगाया। पहले सिंडिकेट चलते थे, वो चाहे खनन का सिंडिकेट होता था, आबकारी में सिंडिकेट होता था, जो मध्याह्न भोजन होते थे उसमें सिंडिकेट होते थे। कोई सिंडिकेट हमारे लिए हम्म। जनता सर्वोपरि है, सिंडिकेट नहीं, जनता के लिए कार्य होगा। और इसमें एक मैसेज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, चाहे वो संगठन का हो, पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, समाज का कितना भी बड़े ओहदे पे बैठा व्यक्ति हो, अगर वो समाज को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा तो उसको कठोर दंड दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इसी के कारण से उत्तर प्रदेश का वातावरण, निरंजन जी, आज पूरी तरह से सुंदर, साफ और सुथरा हो गया है और बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं। कोरोना कालखंड में जब सैमसंग जैसी कंपनी चाइना से अपना रिश्ता तोड़ती है और भारत की तरफ रुख करती है तो उत्तर प्रदेश को अपनाती है, खुशी की बात है। आज वाराणसी में अमूल की फैक्ट्री लग गई। आज गोरखपुर में खाद का कारखाना जो दशकों से बंद था, कई दशकों से, वो शुरू हो गया। डिफेंस कॉरिडोर का कार्य हो रहा है, 20 कंपनियों ने जमीन वहां पे खरीद लिया। आज मथुरा में पेप्सिको की कंपनी चल रही है, बबलिस की का उत्पादन हो रहा है। तो इस तरह से जब हम कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे लोगों का भरोसा होगा। और उत्तर प्रदेश के भी बहुत ऐसे व्यवसायी थे जो देश के कई हिस्सों में अपने उद्योग धंधे लगाते थे, उन सब लोगों ने इच्छा जाहिर किया कि हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। मुझे लगता है तभी होता है जब लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश इस समय एक विकसित प्रदेश है, जहां पे हम अपने हमारा निवेश जो है वो सुरक्षित है। तो इससे बड़ी पहचान क्या हो सकती है कि आज हम 6 लाख करोड़ के सर्वाधिक बजट को पेश करने वाला उत्तर प्रदेश है। आज ही आप डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पे है, देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। अपराधी जेल में है और जो सज्जन आदमी है वो सड़क पर सीना चौड़ा करके चल रहा है। निरंजन जी, यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है। चलिए सर, अब मैं आपको एक समअप करने के लिए बोलता हूँ कि हम एक चलते चलते जो युवा है, उत्तर प्रदेश का एक युवा है, आज आपके माध्यम से हम ये जानने में सक्षम हुए कि रोजगार के ऑप्शन उनके लिए खुल रहे हैं। निवेश करने वाले लोग जो पहले बाहर किसी और राज्य में जा रहे थे, अब उन्होंने भी दिल खोल के उत्तर प्रदेश में निवेश करने की सोची है।
तो जो युवा है आज वो पलायन करता है अच्छे रोजगार के लिए दिल्ली जैसी जगह पे, मुंबई, बेंगलोर जैसी जगह पे। तो उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है कि वो यूपी में रुके, उत्तर प्रदेश में रुके अपने विकास को देखते हुए, और क्या एक मैसेज उनके लिए, ताकि क्योंकि एक यूथ एक राज्य को, एक देश को, एक समाज को आगे बढ़ाता है। तो एक ये उनके लिए संदेश भी हो और इस सवाल का जवाब भी हो। देखिए निरंजन जी, जो ट्रेजरी चलान वाली जॉब होती है, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं पूरी दुनिया में सिर्फ नौकरी ट्रेजरी चलान वाले नौकरी को नहीं कहा जाता। जब आप हम्म। बुनियादी ढांचे में विकास करते हैं, जब सड़कों का निर्माण कराते हैं, तो वहां पे भी रोजगार सृजित होता है। जब आप काशी बिल्कुल। कॉरिडोर का विकास करते हैं तो वहां पे भी रोजगार सृजित होता है। और जब आप डिफेंस कॉरिडोर बनाते हैं तो वहां पे भी रोजगार सृजित होता है। मेट्रो के कार्य होते हैं, वहां भी रोजगार सृजित होता है। तो जब आप बुनियादी ढांचे में विकास करते हैं, जब आवास और विकास देने का कार्य करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को ले आते हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से या स्वरोजगार के माध्यम से लोगों लोगों को रोजगार मिलता है। इस तरह की हजारों योजनाएं उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है, जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। रही बात आंकड़े की, तो लगभग 2.5 लाख रोजगार समाजवादी पार्टी की सरकार में दिया गया था, और 3 बार उनकी सरकार रही। 5 लाख रोजगार तो हम 2022 के पहले ही ऑफिशियल रोजगार दे चुके थे, जिसमें पुलिस में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इस तरह के रोजगार। और 20 लाख से अधिक रोजगार जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे दे चुकी थी, जिसको मैंने आपको गिनाया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, या खाद कारखाना चला के, अमूल की फैक्ट्री चला के, डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से, कानपुर में मेट्रो के माध्यम से, रैपिड रेल के माध्यम से। तो जो हम कार्य कर रहे हैं, इस नाते रोजगार मिल रहा है। कोरोना काल खंड में भी बहुत सारे प्रदेश के लोग जब उत्तर प्रदेश आए, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी योजनाएं चलाई कि अब उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिले। और उत्तर प्रदेश की चर्चा निरंजन जी पहले केवल अपराधी वाले प्रदेश में होती थी। आज विपक्ष भी अगर आरोप लगाता है तो यही कहता है कि हम केवल बड़े बड़े समिट कर रहे हैं, आ नहीं रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि हम नहीं कर रहे हैं, मतलब हम कार्य कर रहे हम्म। हैं। वो विरोधी हैं, इस नाते वो आरोप लगाएंगे, लगाना चाहिए, उनका कार्य है। हर आदमी सत्ता पाने के लिए दूसरे को झूठे आरोप लगाता है। लेकिन आप देखेंगे, इतना बड़ा अगर आप बजट पेश किए हैं, तो बजट होता क्या है? बजट यही तो होता है कि आपके पास इस मद में खर्च करने के लिए पैसा है। 6 लाख करोड़ का जो बड़ा बजट है, उसके माध्यम से युवाओं को रोजगार देने के लिए हजारों योजनाएं। और फरवरी में जो हम सबमिट करने जा रहे हैं, उसके माध्यम से भी युवाओं को रोजगार देने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जब कंपनियां आएंगी और गौतम बुद्ध नगर में लगेंगी, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, तो मुझे लगता है कि वो सारे रोजगार उत्तर प्रदेश को सृजित होंगे। कृषि में भी रोजगार के बहुत सारे अ, अवसर उपलब्ध हुए हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत सारी कंपनियां आई हैं। तो निरंजन जी, अगर जनता के माध्यम से भी हम लोग पोर्टल बना के ये आशा करते हैं कि उनके तरफ से भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि इस ऐसी चीजों को किया जाए। आज उत्तर पहले की सरकारों में उत्तर प्रदेश में 5 लाख ऐसे लोगों को पेंशन दिया जाता था जो पेंशन धारक नहीं थे। लगभग 63 हजार लोगों हम्म। को, ऐसे लोगों को सैलरी दी जाती थी जो सैलरी के लायक नहीं थे, जो थे ही नाम ही नहीं था। ये सारा पैसा प्रदेश के विकास पे लग रहा है, यहाँ के युवाओं के रोजगार में लग रहा है। और भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप लोग 90-95% ही नंबर देते हैं कि चलिए उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो सभी चीजों में कार्य की है, नहीं 100% काम की है, तो अगर 90-95% कार्य जो है हमारी सरकार ने किया है, तो जो अधूरे कार्य है, जो और भी बचे कार्य हैं, मैं नहीं कहता हूं कि सभी पूरे हो गए, उसको भी समुचित तरीके से, अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से, जो जिसके योग्य होगा, योग्यता हमारा आधार होगा, जाति और धर्म हमारा आधार नहीं होगा, क्षेत्र और मजहब आधार नहीं होगा, निश्चित तौर पे रोजगार देने के बहुत सारे अवसर आएंगे। और अवसर उत्पन्न करके उत्तर प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश की सरकार रोजगार देने का कार्य करेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को समय दिया और इतनी हमने आपसे चर्चा करी, क्योंकि एक तो सवाल जवाब हम वैसे भी इतना नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि प्रवक्ता अगर अपने योजनाओं को और अपनी विचारधारा को बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं, तो उस चीज से हमें ये भी समझ में आता है कि शायद कहीं ना कहीं विकास के कार्यों को गति पहले से अधिक अब मिल रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कार्यक्रम में आने के लिए। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।